हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो अवर चैप्टर 3 इज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो थंबनेल पर आप सभी ने देख लिया होगा कि आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हम आगे चलकर पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज चैप्टर। सो हमारे चैप्टर की हेडलाइन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट किस तरह किया जाता है कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जिस वजह से रुक रही है, लाइक इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, तो इन सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करना ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का काम होता है। ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आना इंडियन इकोनॉमी में जिनके थ्रू हम हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। समझ आया इतना? तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, जिसके थ्रू आपको और इजीली समझ आ जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। Economic reforms or structural adjustment is a long-term multidimensional package of various policies and programs for further economic development. So जो economic reforms है वो एक तरीके से multidimensional package है। ओके, किस चीज़ का पैकेज है? Various policies and programs। और ये सारे प्रोग्राम्स किस लिए चलाए जाते हैं? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इकोनॉमी की ग्रोथ हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, दैट्स वाई कई सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, और इन्हीं सब पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्लियर है? अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंक्लूड क्या क्या होता है? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल सेक्टर एंड अवर इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर। क्लियर है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हमने अभी पीछे की क्लासेस में अभी तक यही पढ़ा है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और हमारा ट्रेड सेक्टर है, इन सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट्स नई नई पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स लाकर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। तो हर एक पॉलिसी का इंडिविजुअली गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आती रहती है, जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल में लाया जा सके, किसी भी तरीके का कोई भी क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी को फेस नहीं करना पड़े, इसलिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। द रैशनल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्राइसिस ऑफ 1991। तो अब हम ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं, बट ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए क्यों थे? क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस आया था 1991 में। ठीक है, तो इस क्राइसिस की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई। ओके, सो इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज 1991 वाज द ईयर ऑफ क्राइसिस फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो 1991 एक ऐसा टाइम पीरियड था जब इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, बहुत ही क्राइसिस में थी। ठीक है, तो ये क्राइसिस किस रीजंस की वजह से थे? क्या रीजंस थे जिस वजह से ये क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी ने फेस किया था? तो रीजंस देखते हैं। फर्स्ट इज नेशनल इनकम वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 0.8%। तो जो हमारी नेशनल इनकम थी, राष्ट्रीय आय थी, वो बहुत ही कम रेट से इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, यानी कि जो हमारा ग्रोथ रेट था वो ज़्यादा हाई नहीं था, बहुत ही कम परसेंटेज से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। ओके, इन्फ्लेशन रिच्ड द हाइट ऑफ 16.8%। यानी जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो नेशनल इनकम थी वो लो थी और हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो क्या हो गई थी? हाई हो गई थी। क्लियर है? तो जब महंगाई ज़्यादा होगी और नेशनल इनकम कम होगी तो इस सिचुएशन में क्लियर है कि इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही होगी। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वॉज टू एक्सटेंड 10,000 करोड़, वो भी बढ़ गया था। इंडिया वॉज हाईली इंडेप्टेड कंट्री। इंडिया जो थी वो बहुत ज़्यादा ही कर्जदार कंट्री बन गई थी। ठीक है, इंडेप्टेड कंट्री। इट वॉज पेइंग 30,000 करोड़ इंटरेस्ट चार्जेस पर ईयर। यानी पर ईयर का जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो हम कितना कर रहे थे? 30,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा जब हम इंटरेस्ट पे कर देंगे तो फिर
हम अपनी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या पैसा लगाएंगे? जब हम अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में पैसा ही नहीं लगा पाएंगे, वो सारा पैसा हम इंटरेस्ट के तौर पे दूसरी कंट्री को दे देंगे, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी, राइट? सो नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट वाज मोर देन 7.5%। तो डेफिसिट जो था वो भी इंक्रीज हो रहा था। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो थी वो 3% थी। एंड ट्रेड रिलेशन विद सोवियत ब्लॉक हैड ब्रोकन डाउन। तो सोवियत के साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन था वो भी खत्म हो गया था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो जब हमने देखा हमारी इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस फेस कर रही है, इसके लिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे हमारे नैप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, क्लियर है? तो ये याद रखना आपको। क्राइसिस आया कब आया? 1991 में क्राइसिस आया। इसके लिए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर भी हमारे 3 पॉइंट्स आए थे, जिसे हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इन शॉर्ट में आपको। तो समझते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s. These reforms came to be known as New Economic Policy. 1991 में गवर्नमेंट जो थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई ताकि वो इंडियन इकोनॉमी को क्राइसिस से पुल कर सके। ओके, इस वजह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे आए। These reforms came to be known as New Economic Policies. और यही सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोल लो, या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 है उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोल लो। बोथ आर सिमिलर। ओके, तो दोनों को ही एक दूसरे के नाम से जाना जाता है। सिंस इट सीक्स टू रिमूव द इनएफिशिएंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वजह से आई थी? ताकि हमारी जो इनएफिशिएंसी है इकोनॉमी में उसको रिमूव किया जा सके। क्लियर है? सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। वो कंपोनेंट्स हैं स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। स्टेबलाइजेशन, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो हो वो स्टेबल हो, वो कोई भी क्राइसिस फेस ना करे। तो स्टेबल होने के लिए स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारे को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसके थ्रू इकोनॉमी ईजिली रन कर सके। क्लियर है? तो स्टेबलाइजेशन जो है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट है और जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा डिमांड का है, कौन सा सप्लाई का है, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा स्टेबल कौन सा है और स्ट्रक्चरल कौन सा है। तो जब आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझाएंगे तो आप उसकी डेफिनेशन देकर कंपोनेंट्स उसके क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। सो स्टेबलाइजेशन क्या है? स्टेबलाइजेशन शॉर्ट रन मेजर है, ठीक है, और वहीं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो लॉन्ग रन है। ठीक है, याद रहेगा। तो स्टेबलाइजेशन का शॉर्ट रन मेजर इसलिए है टू रिटर्न टू लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, ताकि हम कम और स्टेबल इन्फ्लेशन पर आ जाएं। यानी महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी वो कम होकर या तो वो स्टेबल हो जाए या वो कम हो जाए बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड अ सस्टेनेबल फिस्कल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो स्टेबल का मतलब स्टेबल करना है, हर चीज़ को स्टेबलाइज करना है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल फिस्कल को भी सस्टेन कर दे और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन भी ठीक हो जाए और जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको भी स्टेबल कर दे। क्लियर है? जो रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी वो सब कम हो जाए और कम होके स्टेबल हो जाए, ताकि इंडियन इकोनॉमी स्टेबली अपना काम करे, स्टेबली रन करे। ओके, इट ब्रिंग्स अबाउट डिमांड साइड मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया। तो स्टेबलाइजेशन में कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, फिस्कल करेक्शन इसको स्टेबलाइज करना है, इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो इन सभी सिचुएशंस को, इन सारी प्रॉब्लम्स को जब हम स्टेबलाइज करेंगे तभी तो इंडियन इकोनॉमी क्राइसिस से बाहर आ पाएगी। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से चलने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेबलाइज होगी। किसके थ्रू होगी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया ये लॉन्ग रन है और इसका काम होता है
जो भी हमारा ग्रोथ पाथ है उसके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उन सबको रिमूव करना। ओके, क्लियर है? तो रिमूव करना है सारी जो भी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको दूर करना। ओके, दिस पॉलिसी ब्रिंग अबाउट सप्लाई साइड मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें स्ट्रक्चरल में लॉन्ग रन है, तो इन सारी सप्लाई साइड मैनेजमेंट में कौन कौन सी पॉलिसीज आएंगी? ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स आएंगे, इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये सारे रिफॉर्म्स पे ध्यान देंगे हम हमारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के थ्रू। ओके, और ये हमारा लॉन्ग रन पॉलिसी होती है और ये सप्लाई साइड मैनेजमेंट होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में डिफरेंस। क्योंकि बेसिकली जब हमने रिफॉर्म्स पढ़े तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना था, एक बार देखते हैं। इन सब पॉइंट्स पर ध्यान देना था, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स कैसे करेक्ट होंगे? जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके थ्रू ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिफॉर्म्स के थ्रू सही किया गया, ठीक है? सो आगे चलते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। एक टॉपिक और मैंने इंक्लूड किया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, क्योंकि हमने कंपोनेंट्स पढ़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, वो समझे। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का, वो समझते हैं। रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी सरकार का जो कंट्रोल है उसको कम कर देंगे। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर, तो एनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा। जब प्राइवेट सेक्टर अपनी ग्रोथ करेगा तो इंडियन इकोनॉमी की खुद की ग्रोथ भी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर सेक्टर ग्रोथ करेगा तो इंडियन इकोनॉमी तो अपने आप ही ग्रो करेगी, राइट? तो जो सारे हमने रीजंस पढ़े थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, वही सारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे कि इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है, और नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, ग्रोथ करनी है, इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करना है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। तो यही सारे पॉइंट्स हमने अभी रिफॉर्म्स में पढ़े थे कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम रिफॉर्म्स लाए थे, और वही सारे ऑब्जेक्टिव होंगे किसके? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। क्लियर है? आगे चलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही इंडियन इकोनॉमी का रिफॉर्म था कि उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाके जो क्राइसिस का इशू था, जो क्राइसिस की प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया था, ठीक है? तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, वो अपने साथ 3 लोगों को लेकर आई। उसने कहा कि भाई मैं फालतू के झंझट नहीं रखूँगी, मैं लेके आती हूँ 3 पॉलिसीज़, वो हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं LPG। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ये तीनों स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किन 3 के प्लेस पर आई थी वो देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग के प्लेस पे आया था लिबरलाइजेशन। किस लिए आया था? फॉर द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, यानी हमारा जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था, ट्रेड सेक्टर था, उसके लिए हम लाइसेंसिंग को हटा के किसको लाए थे? लिबरलाइजेशन को लाए थे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हमने कोटाज हटा के प्राइवेटाइजेशन लिया है, यानी कि हमने प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया, ठीक है। नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के लिए जो परमिट्स लगते थे, जो परमिट्स लेने पड़ते थे, उसकी जगह हमने पॉलिसी लिया है ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ग्लोबली हम ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज LPG वॉज सेट टू रिप्लेस LQP इन 1991। तो LQP को रिप्लेस कर दिया था LPG ने आके, कब? 1991 में, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया, और इसके बाद इकोनॉमी ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली ग्रोथ की थी और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ था। ओके,
इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इन्हीं 3 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की स्टडी करेंगे। ओके, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके रेगुलेशंस क्या थे, किस तरह से कंट्रोल किया, ठीक है, हर पर्टिकुलर सेक्टर की हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।